स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी 4 सेम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स यूनिट 1 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन टू सिस्टम्स इन थर्मल कॉन्टैक्ट, दैट इज द बीटा पैरामीटर, जो कि एग्जाम्स में मिनिमम 6 मार्क्स में और मैक्सिमम 8 मार्क्स की कैटेगरी में ही पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम कब कहते हैं कि दो सिस्टम जो है वो थर्मल कांटेक्ट में हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम दो सिस्टम्स को थर्मल कांटेक्ट में तब कहते हैं जब वो आपस में हीट एनर्जी जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। हमें यहाँ पर दो सिस्टम जो है वो कंसिडर करके चलने पड़ेंगे और वो दोनों सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ थर्मल कॉन्टैक्ट में होंगे, मीन्स वो आपस में हीट एनर्जी को एक्सचेंज कर पाएंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि इसमें आपने छोटा सा एक डायग्राम बनाना है, वो डायग्राम क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे दो सिस्टम्स, ये है हमारा सिस्टम नंबर 1 और ये है हमारा सिस्टम नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स, हमने दोनों सिस्टम्स को कांटेक्ट में रखा हुआ है और कांटेक्ट कौन सा है? थर्मल कांटेक्ट है। और यहाँ से इस थर्मल कांटेक्ट की हेल्प से ये दोनों सिस्टम जो है आपस में हीट एनर्जी बड़ी आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं। पहला सिस्टम को हमने नाम दिया सिस्टम 1 और दूसरे सिस्टम को नाम दिया सिस्टम 2। और इस सिस्टम की एनर्जी हमने लेट की है E1 और इस सिस्टम की एनर्जी हमने लेट की है E2। मींस जब दोनों सिस्टम्स आपस में थर्मली कांटेक्ट में आ जाएंगे तो उस केस में हमारे पास टोटल एनर्जी जो E होगी वो क्या होगी? E1 प्लस E2 होगी। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि आपको एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो स्टार्टिंग की थ्योरी में आप क्या लिख के आएंगे, आइए वो देख लेते हैं। Two systems are said to be in thermal contact with each other if they are capable of exchanging heat energy between them। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि दो सिस्टम्स को हम कब कहते हैं कि वो थर्मल कांटेक्ट में हैं। दो सिस्टम थर्मल कांटेक्ट में तब कहे जाएंगे जब वो आपस में हीट एनर्जी को एक्सचेंज करने में सक्षम होंगे, हीट एनर्जी जो है वो आसानी से एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर पाएंगे, तब हम बोलेंगे दो सिस्टम जो है वो थर्मल कांटेक्ट में है। Consider two systems, namely system 1 and system 2 having volumes V1 and V2 as shown in figure. Let E1 and E2 be their energies in the equilibrium state। तो हमने यहाँ पर दो सिस्टम्स कंसिडर किए हैं, सिस्टम 1 सिस्टम 2, और यहाँ पर सिस्टम 1 का वॉल्यूम है V1 और सिस्टम 2 का वॉल्यूम है V2। वॉल्यूम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एनर्जी E1 एंड E2 जो इन दोनों सिस्टम्स की होगी इक्विलिब्रियम स्टेट में। देखिए स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम स्टेट का क्या मतलब है? हम जानते हैं कि दो सिस्टम्स को हम कब कहते हैं कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, जब उनके टेम्परेचर्स बराबर होते हैं। जब इस सिस्टम का टेम्परेचर और इस सिस्टम का टेम्परेचर बराबर होगा तब हम कहेंगे ये दोनों सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये बात तो हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, बट स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग एक और फंक्शन जो है इन दोनों सिस्टम्स का वो आपस में बराबर होना चाहिए, जिसको हम बीटा पैरामीटर बोलते हैं। वो बीटा पैरामीटर क्या होता है और उसका क्या एक्सप्रेशन निकल के आता है, वही आज के इस वीडियो में हमने देखना है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर के साथ साथ और क्या क्या इन क्वांटिटी जो है इनकी आपस में बराबर होनी चाहिए, वही आज हमने इस वीडियो में देखना है। तो स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। देखिए स्टूडेंट्स, पहले सिस्टम की एनर्जी E1 है, दूसरे सिस्टम की एनर्जी E2 है, तो टोटल एनर्जी इस पूरे सिस्टम की क्या होगी? वो होगी कैपिटल E, जो कि इन दोनों एनर्जीज का सम होगी। मींस कैपिटल E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन तक तो आपको बड़े आराम से समझ आ गया होगा कि अब तक हमने क्या पढ़ा है और क्या यहाँ पर लिखा है। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको समझने के लिए आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा। इसी यूनिट में हमने सबसे पहला टॉपिक जो बनाया था वो बनाया था माइक्रोस्टेट्स क्या होती हैं, मैक्रोस्टेट्स क्या होती हैं, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और वहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस किया था 2, 3, 4 बॉल्स का इन 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस। अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है तभी आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आएगा। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जब तक आपको माइक्रोस्टेट्स, मैक्रोस्टेट, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटीज और प्रोबेबिलिटी क्या होती है
वो आप तक जब तक आपको समझ नहीं आएगा तो आगे का आपको समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल लेके यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 डिस्टिंग्विशेबल बॉल्स इन 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस, तो हमारा टेबल जो है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। टेबल के पहले कॉलम में हम माइक्रोस्टेट्स लिखते हैं और माइक्रोस्टेट के नीचे बॉक्स 1 बॉक्स 2, दूसरे कॉलम में मैक्रोस्टेट लिखते हैं, तीसरे कॉलम में हम फ्रीक्वेंसी या थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं वो लिखते हैं, और लास्ट कॉलम में हम लिखते हैं सिंपल प्रोबेबिलिटी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने हमारे पास 3 बॉल्स हैं, 3 डिस्टिंग्विशेबल बॉल्स हैं जिनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनको हमने 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस में डालना है। तो हम वो कैसे डाल सकते हैं? मान लीजिए आपके पास 3 बॉल्स हैं ए बी सी, आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले बॉक्स में ए बी सी तीनों बॉल्स डाल दें, दूसरे बॉक्स को खाली रखें। तो दूसरे केस में आप क्या कर सकते हैं? तो स्टूडेंट दूसरे केस में आप क्या कर सकते हैं? दूसरे केस में आप ये कर सकते हैं कि पहले बॉक्स में आप एक बॉल डालें और बाकी की 2 बॉल जो है वो दूसरे बॉक्स में डालें। तो उस केस में आपके पास 3 माइक्रोस्टेट्स बनेंगी। कौन कौन सी? पहले बॉक्स में अगर आपने ए बॉल डाली है तो बाकी की 2 बॉल दैट इज बी और सी बॉल जो होगी वो दूसरे बॉक्स में जाएगी। पहले बॉक्स में अगर आपने बी बॉल डाली है तो दूसरे बॉक्स में बाकी की 2 बॉल जाएंगी दैट इज ए एंड सी, और अगर आप अपने पहले बॉक्स में सी बॉल डाली है तो दूसरे बॉक्स में जाएंगी ए एंड बी बॉल। तो इस केस में 3 माइक्रोस्टेट बनेंगी। इसी प्रकार से आप ये भी कर सकते हैं कि पहले बॉक्स में 2 बॉल डाल दें और दूसरे बॉक्स में सिर्फ 1 बॉल डालें। तो इस केस में जो है पिछले केस से बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट आप डालेंगे। पहले बॉक्स में ए बी बॉल, दूसरे बॉक्स में सी बॉल, पहले बॉक्स में ए सी बॉल, दूसरे बॉक्स में बी बॉल, पहले बॉक्स में बी सी बॉल, दूसरे बॉक्स में ए बॉल। तो इस केस में भी 3 माइक्रोस्टेट्स बन रही हैं। और लास्ट केस में आप क्या कर सकते हैं कि पहले बॉक्स को आप खाली रखें, पहले बॉक्स में कोई बॉल ना डालें और तीनों बॉल जो है वो दूसरे बॉक्स में डाल दें, मींस ए बी सी बॉल जो है वो दूसरे बॉक्स में जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा 3 बॉल वाला सिस्टम है वो इन पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स में रह सकता है। यहाँ पर कितनी माइक्रोस्टेट्स बन रही हैं? यहाँ पर बन रही हैं 8 माइक्रोस्टेट्स बन रही हैं, 8 डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स बन रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा सिस्टम है 3 बॉल्स वाला वो इन 8 सिस्टम्स में से, इन डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट में से किसी भी अरेंजमेंट में रह सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक मैक्रोस्टेट के अंदर कितनी माइक्रोस्टेट आती हैं उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी या फिर उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। पहले मैक्रोस्टेट 3,0 के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी माइक्रोस्टेट्स आ रही है? 1 आ रही है। तो उस केस में थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी 1 बनेगी 3,0 की। और हमारी जो दूसरी मैक्रोस्टेट है जिसमें हमने 2 बॉल्स पहले बॉक्स में और 1 बॉल दूसरे बॉक्स में डाली थी, तो उस केस में यहाँ पर 3 माइक्रोस्टेट्स बन रही थी। तो इस केस में थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो होगी W की वैल्यू वो हमारे पास 3 होगी। तीसरे केस में जब हमने 2 बॉल्स, 1 बॉल पहले बॉक्स में डाली थी, 2 बॉल दूसरे बॉक्स में डाली थी, तो उस केस में हमारे पास 3 माइक्रोस्टेट्स बन रही थी। तो इस केस में भी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी 3 थी। और लास्ट केस में हमारे पास जब हमने पहले बॉक्स को खाली रखा था और दूसरे बॉक्स में तीनों बॉल डाली थी, तो इस केस में हमारे पास 1 ही माइक्रोस्टेट बन रही थी। तो मीन्स इसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1 होगी। और हमारी जो प्रोबेबिलिटी निकलती है वो कैसे निकलती है? हमारे पास कितनी माइक्रोस्टेट्स हैं एक पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट के अंदर डिवाइडेड बाय टोटल माइक्रोस्टेट्स कितनी है। तो 3,0 माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इसके अंदर कितनी माइक्रोस्टेट्स हैं? 1 है। तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स 8 आ जाएगा। दूसरी मैक्रोस्टेट के अंदर 2,1 के अंदर हमारे पास कितनी माइक्रोस्टेट्स हैं? 3 है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/8 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगले वाले की भी 3/8 हो जाएगी और लास्ट वाले की 1/8 हो जाएगी। तो मीन्स एक सिस्टम कौन सी माइक्रोस्टेट में रहेगा वो डिपेंड करता है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी माइक्रोस्टेट्स हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम आगे के लाइंस लिखते हैं। तो आगे आप क्या लिख के आएंगे? एट इक्विलिब्रियम स्टेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम 1 and 2 हैविंग एनर्जीज E1 and E2 विल बी मैक्सिमम। इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा कि सिस्टम 1 के पास E1 एनर्जी है उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी और सिस्टम 2 के पास E2 एनर्जी है उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। अब जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी सिस्टम की वो डिपेंड करती है कि एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में कितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है प्रोबेबिलिटी सिस्टम की। जैसा मैंने आपको बॉल वाला एग्जांपल देके बताया। तो आगे आप लाइन लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन अ पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट। यहाँ पर आपको स्टेट वर्ड भी लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको स्टेट वर्ड भी लिखना है। एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट मींस एक मैक्रो स्टेट के अंदर कितनी माइक्रोस्टेट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि सिस्टम की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम ए पोजेसिंग एनर्जी E1 इज गिवन बाय, तो सिस्टम E1 एनर्जी पोजेस करे इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? P(E1) विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1E1 मींस कितनी माइक्रोस्टेट्स हैं सिस्टम 1 के अंदर उस पर डिपेंड करेगा। सिस्टम 1 के अंदर बहुत सारी माइक्रोस्टेट्स होंगी, बहुत सारी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होंगी जहां पर सिस्टम रह सकता है। वो उसका जो नंबर है उन माइक्रोस्टेट्स का नंबर, उन कॉन्फ़िगरेशंस का जो नंबर है वो हमने W1E1 मान लिया।
तो सिस्टम इवन एनर्जी पोजेस करे, इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो डिपेंड करेगा कि इस सिस्टम के अंदर कितनी माइक्रोस्टेट्स हैं, और वो माइक्रोस्टेट्स हमने सिस्टम 1 की एज्यूम कर ली W1 E1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम पोजेसिंग एनर्जी E1 विल बी प्रोपोर्शनल टू W1 E1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर W1 E1 क्या है? W1 E1 है हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन सिस्टम 1। तो स्टूडेंट्स इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने देखा कि सिस्टम 1 की एनर्जी E1 को पोजेस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो किस पे डिपेंड कर रहा था कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी प्रेजेंट है सिस्टम 1 के अंदर। सो PE1 was directly proportional to number of microstates in system 1, जो कि जिसको हमने W1 E1 से डिनोट किया था, और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी को हमेशा W से डिनोट करते हैं। ये मैंने आपको इस यूनिट के पहले लेक्चर माइक्रोस्टेट मैक्रोस्टेट थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको बताया था। तो स्टूडेंट्स इतनी माइक्रोस्टेट्स प्रेजेंट थी सिस्टम 1 के अंदर, और सिस्टम 1 की जो प्रोबेबिलिटी थी इवन एनर्जी को पोजेस करने की, वो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट W1 E1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं फिर इसके अंदर तो एक कांस्टेंट लगता है, और कांस्टेंट यहाँ पर K1 लगेगा। ये तो हमारे पास PE1 की वैल्यू आ जाएगी K1 W1 E1, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि W1 E1 क्या है, वेयर W1 E1 इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन सिस्टम 1, दैट इज कितनी माइक्रोस्टेट्स प्रेजेंट है सिस्टम 1 के अंदर, उसको हम W1 E1 से डिनोट कर रहे हैं। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि सिस्टम 1 की ये थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है, एंड K1 इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और K1 यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम 2 पोजेसिंग एनर्जी E2 इज, इसी प्रकार से अगर आप निकालना चाहते हैं कि सिस्टम 2 की एनर्जी E2 को पोजेस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सेम एक्सप्रेशन आप यहाँ लिखेंगे, 1 की जगह आप 2 कर देंगे। सो PE2 इज इक्वल टू K2 W2 E2, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। अगेन W2 E2 क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी है सिस्टम 2 के अंदर, मीन सिस्टम 2 की थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि सिस्टम 2 जो है एनर्जी E2 पोजेस करने की कितनी प्रोबेबिलिटी रखता है। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। वेयर W2 E2 इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन द सिस्टम 2, ये सिस्टम 2 के अंदर कितनी माइक्रोस्टेट्स है, कितनी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में रह सकता है सिस्टम 2, वो है हमारे पास W2 E2। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये सिस्टम जो है एक प्रकार का कॉम्पोजिट सिस्टम बन चुका है। हमने अलग अलग सिस्टम की प्रोबेबिलिटी तो निकाल ली, इंडिविजुअल सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 की प्रोबेबिलिटीज तो निकाल ली। अब इस पूरे सिस्टम की कॉम्पोजिट प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो हम कैसे निकालेंगे? अगर हम पहले सिस्टम की प्रोबेबिलिटी को दूसरे सिस्टम की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इस पूरे सिस्टम की कॉम्पोजिट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि ये सिस्टम जो है अब एक ही, ये दो अलग अलग सिस्टम्स थे, जब हमने इनको थर्मल कॉन्टैक्ट में रखा तब ये एक ही सिस्टम की तरह बिहेव करेंगे। तो अब इस पूरे सिस्टम की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी वो हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके, जो हमने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में निकाली है। तो अब लाइन लिखेंगे, कॉम्पोजिट प्रोबेबिलिटी PE1, E2 ऑफ सिस्टम इज, पूरे सिस्टम की जो प्रोबेबिलिटी होगी कॉम्पोजिट प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी, जिसको हम PE1, E2 से डिनोट करेंगे। दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ these two probabilities, जो कि अलग अलग सिस्टम्स की प्रोबेबिलिटीज थी, PE1 मल्टीप्लाई PE2। यहाँ पर आपको PE1 की वैल्यू पुट करनी है जो कि कितनी है, K1 W1 E1, K1 W1 E1 मल्टीप्लाई PE2 की वैल्यू कितनी है, K2 W2 E2, K2 W2 E2, K1 K2 कांस्टेंट है, इनको आप आगे लिख दीजिए। सो PE1, E2 इज इक्वल टू K1 K2 W1 E1 W2 E2। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने ये प्रोबेबिलिटी कब मैक्सिमम होगी वो हमने निकालना है। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसका लॉग लेंगे दोनों तरफ ताकि एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाए। फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे पूरे एक्सप्रेशन को, और ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, इस प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिफरेंशिएशन आएगा उसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। आप जानते हैं मैथमेटिक्स के अंदर अगर आपने किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है तो पहले हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं और फिर इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, वहां से हम मैक्सिमा या मिनिमा निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन का। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप लॉग लगा देंगे, इधर भी और इधर भी। लॉग PE1, E2 इज इक्वल टू लॉग K1 K2 W1 E1 W2 E2। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर log A इंटू B इंटू C इंटू D वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आप जानते हैं जब हमारे पास log के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर हमारे पास log A इंटू B है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, log A प्लस log B करके लिखते हैं। वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे राइट हैंड साइड में इस इक्वेशन की, और फर्दर आगे डेरिवेशन को प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।
तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम पूरे सिस्टम की कॉम्पोजिट प्रोबेबिलिटी निकाल चुके थे, जो कि निकल के आई थी log p e1, e2 इज इक्वल टू log k1 k2 w1 e1 w2 e2। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे log a इंटू बी की। देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b होता है। तो ये सारी चीजें k1 k2 w1 e1 w2 e2, ये चारों चीजें 1 2 3 4, ये चारों चीजें आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये लॉग में प्लस में आ जाएंगी। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, log p e1, e2 इज इक्वल टू log k1 प्लस log k2 प्लस log w1 e1 प्लस log w2 e2। तो ये log में हमने सारी टर्म जो है वो प्लस में लिख दी लॉग की प्रॉपर्टी लगा के। अब हम करेंगे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करें, यहाँ तो दो वेरिएबल्स हैं, e1 भी है और e2 भी है। देखिए स्टूडेंट्स, आप चाहे तो e1 के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो e2 के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि e1 एंड e2 जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन में जो टोटल एनर्जी लिखी थी हमने e की वैल्यू, वो क्या थी, e1 प्लस e2 थी। यहाँ से अगर आप e2 की वैल्यू निकाल सकते हैं तो e2 क्या आ जाएगा, यहाँ से e माइनस e1 आ जाएगा। मीन्स e2 जो है वो e1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और इसी तरह से यहाँ से आप e1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो कि निकल जाएगी e माइनस e2। तो e1 e2 पे डिपेंड कर रहा है और e2 e1 पे डिपेंड कर रहा है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये दो वेरिएबल्स ना होके एक्चुअली एक ही वेरिएबल है, क्योंकि दूसरा वेरिएबल जो है वो पहले पर डिपेंड कर रहा है, e1 e2 पर डिपेंड कर रहा है। अगर आपको e2 की वैल्यू पता है तो e1 निकाल सकते हैं, अगर आपको e1 की वैल्यू पता है तो आप e2 निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और आपकी बुक्स में e1 के रिस्पेक्ट में किया हुआ है तो हम e1 के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। आप चाहे तो e2 के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू e1, तो आपने दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। करली बाय करली e1 इसके आगे भी लिख दिया, और हर एक टर्म के आगे आपको करली बाय करली e1 लिखना है। करली बाय करली e1 इज log p e1, e2 इज इक्वल टू log k1 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जो है e1 के रिस्पेक्ट में वो 0 हो जाएगा। log k2 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव e1 के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इसके आगे आपको करली बाय करली e1 लिखना है, इस टर्म के आगे करली बाय करली e1 log w1 e1। फिर आपको e1 का डिफरेंशिएशन करना है e1 के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप करली e1 बाय करली e1 करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 1 लगाना है तो लगा दो, अगर नहीं लगाना तो ना लगाओ। मैंने मल्टीप्लाई में 1 आएगा इसके आगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, तो मैंने 1 यहाँ पर नहीं लगाया। प्लस अब आपको इस टर्म का करना है e1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो आप क्या लिखेंगे, करली बाय करली e1, पहले आप इसका करेंगे log w2 e2, फिर आप e2 का करेंगे log w2 e2, और फिर आप e2 का करेंगे e1 के रिस्पेक्ट में करली e2 बाय करली e1। यहाँ पर हमने करली e1 बाय करली e1 किया था, क्योंकि वो 1 आ गया था इसलिए हमने लिखा नहीं, बट यहाँ पर आपको करली e2 बाय करली e1 लिखना पड़ेगा। पहले आप इसका करेंगे फिर e2 का करेंगे करली e2 बाय करली e1। देखिए स्टूडेंट्स, हमने निकालना है वो इक्विलिब्रियम में क्या होगा। इक्विलिब्रियम में ये जो p e1 e2 है, कॉम्पोजिट प्रोबेबिलिटी है दोनों सिस्टम्स की, वो मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, उसके डिफरेंशिएशन को, फंक्शन के डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर पुट करना होता है। तो आप लाइन लिखेंगे फॉर p e1 e2 टू बी मैक्सिमम। अगर आप चाहते हैं कि p e1 e2 मैक्सिमम हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, करली बाय करली e1 log p e1 e2 जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। अगर करली बाय करली e1 p e1, e2 0 है तो उसका अगर आप log लेंगे तो वो भी आपका 0 आएगा। मीन्स ये टर्म आपको 0 पुट करनी है। कहने का मतलब ये है, अगर आप चाहते हैं p e1 e2 मैक्सिमम हो तो आप क्या करेंगे, इस टर्म को आप 0 पुट कर देंगे। सो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 हमने हटा दिया, सिर्फ ये टर्म लिखी, करली बाय करली e1 log w1 e1 प्लस करली बाय करली e1 log w2 e2, और साथ में लिख दिया करली e2 बाय करली e1 करली 2 बाय करली e1। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हमें करली e2 बाय करली e1 की वैल्यू निकालनी है। वो हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं e इज इक्वल टू e1 प्लस e2 होता है। सो यहाँ से e2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, e माइनस e1। दोनों तरफ आप e1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि हमें करली e2 बाय करली e1 की वैल्यू चाहिए। दोनों तरफ आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे e1 के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, करली e2 बाय करली e1 इज इक्वल टू कैपिटल E कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी जो है पूरे सिस्टम की वो कांस्टेंट है, तो E का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा। सो माइनस करली e1 बाय करली e1 आ जाएगा, करली e1 से करली e1 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1। सो करली e2 बाय करली e1 की वैल्यू आ गई -1। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। यहाँ पर ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, करली e2 बाय करली e1 की जो वैल्यू -1 निकली है वो यहाँ पुट करेंगे, और फर्दर आगे डेरिवेशन में प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हम फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन फॉर्म कर चुके थे। फिफ्थ इक्वेशन क्या थी, 0 इज इक्वल टू करली बाय करली e1 log w1 e1 प्लस करली बाय करली e1 log w2 e2
करली E2 बाय करली E1, ये फिफ्थ इक्वेशन थी। और करली E2 बाय करली E1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, -1 निकाली थी, ये सिक्स्थ इक्वेशन थी। अब हम क्या करेंगे, करली E2 बाय करली E1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो आप लाइन लिखेंगे यूजिंग 6 in 5 वी गेट 0 इज इक्वल टू करली बाय करली E1 log W1 E1 प्लस करली बाय करली E1 log W2 E2। यहाँ से तो हमने सेम लिख दिया और लास्ट में हमने यहाँ पर इसकी जगह हमने पुट कर दिया -1, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो -1 है। तो स्टूडेंट्स जब आप -1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ से मैं -1 हटा देता हूँ। तो ये स्टेप आप कर सकते हैं साथ में, या फिर नेक्स्ट स्टेप में आप कर सकते हैं। तो माइनस वाली टर्म को आप उधर लेके जाएंगे, तो माइनस वाली टर्म जब इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी। सो ये बन जाएगा करली बाय करली E1 log W2 E2 log W2 E2 इज इक्वल टू करली बाय करली E1 log W1 E1। तो स्टूडेंट्स अगर दो सिस्टम्स हमारे पास, जो सिस्टम 1 और 2 थे, अगर वो इक्विलिब्रियम में होना चाहते हैं तो उनकी ये क्वांटिटी जो है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर हमारे पास 3 सिस्टम होते थर्मल कॉन्टैक्ट में तो साथ में इक्वल टू में क्या आ जाता, इक्वल टू में आ जाता करली बाय करली E1 log W3 E1 आ जाता वहाँ पर। इसी तरह से अगर 4 होते तो 4 टर्म भी आ जाती, 5th होता 5th टर्म भी आ जाती। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि दो सिस्टम्स कब इक्विलिब्रियम में होंगे, जब उनके ये वाले फंक्शन जो है वो आपस में इक्वल होंगे। तो इन जनरल हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस फंक्शन को और इस फंक्शन को इन जनरल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, करली बाय करली E log W E1। ये जो है दोनों सिस्टम्स के आपस में बराबर होने चाहिए, तो जाके सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में होंगे। और इसी फंक्शन को बोला जाता है बीटा पैरामीटर। यहाँ पर E1 की टर्म्स में था, अगर हम जनरल टर्म में बात करें तो E की टर्म्स में बात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी फंक्शन को हम बोलते हैं बीटा पैरामीटर। मीन्स अगर हमारे पास सिस्टम्स हैं 2 या 3 सिस्टम्स, जितने भी सिस्टम हमारे पास थर्मल कॉन्टैक्ट में है, अगर उनके ये वाला फंक्शन जो है आपस में बराबर होगा, उसको हम बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है, और इस फंक्शन को बोला जाता है बीटा पैरामीटर। तो आप लाइन लिखेंगे, thus for two systems to be in equilibrium with each other the function करली बाय करली E log WE must remain constant। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर 2 बार लिख दिया, अगर दो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहते हैं तो उनका ये फंक्शन जो है, अगर जनरल वे में बात करें तो उनका ये वाला फंक्शन जो है करली बाय करली E log WE वो आपस में बराबर होने चाहिए, मीन कांस्टेंट रहने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। द फंक्शन करली बाय करली E log W इज डिनोटेड बाय बीटा E इज कॉल्ड बीटा पैरामीटर। इसी फंक्शन को हम बोलते हैं बीटा पैरामीटर या फिर बीटा फंक्शन। सो बीटा E इज इक्वल टू करली बाय करली E log WE। तो स्टूडेंट्स अगर आप बीटा E को, बीटा पैरामीटर को टेम्परेचर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, WE जो है वो एक नंबर है। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है किसी भी माइक्रोस्टेट के अंदर कितनी माइक्रोस्टेट्स प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी W। और एक नंबर होता है, अगर आप नंबर का लॉग लेंगे तो भी आपको एक नंबर मिलेगा। तो मीन्स ऊपर तो आपको एक नंबर है मिलेगा, तो नंबर का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, और नीचे एनर्जी है। तो मीन्स इस क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन एनर्जी इनवर्स। और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, जूल होता है। तो मैं यहाँ पर जूल लिख देता हूँ। तो जूल इनवर्स होगा इसका, जूल इनवर्स होगा इसका ऐसा यूनिट, या आप कह सकते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो एनर्जी का जो इनवर्स आएगा वो होगा। तो स्टूडेंट्स आपको इसको टेम्परेचर की फॉर्म में कैसे लिखना है, तो काफ़ी दिमाग लगाया, तो दिमाग लगा के जो बीटा का एक्सप्रेशन बना T के टर्म्स में वो निकला 1/kT। आइए देखते हैं कैसे हुआ ये। बीटा इक्वल टू KT हमने कैसे लिखा, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए कि यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल पर केल्विन होता है। जूल पर केल्विन होता है। और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। तो केल्विन से केल्विन कट जाएगा तो 1/J बचेगा, मीन J इनवर्स बचेगा। तो 1/kT का भी वही आ रहा है हमारे पास, 1/kT का भी जो यूनिट आ रहा है वो J इनवर्स आ रहा है, जूल इनवर्स आ रहा है। और इस फंक्शन का भी हमारे पास जो यूनिट आ रहा है वो J इनवर्स आ रहा है, जूल इनवर्स आ रहा है। इसलिए हम बीटा इज इक्वल टू 1/kT लिख सकते हैं। अगर टेम्परेचर के टर्म्स में लिखना चाहते हैं बीटा को तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, टेम्परेचर तो उनका बराबर होना ही चाहिए, साथ के साथ उनका बीटा पैरामीटर, मीन्स ये दोनों फंक्शन जो है वो आपस में बराबर होने चाहिए, तब जाके हम कहेंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक अगर आप करके आएंगे एग्जाम में तो ये चाहे 6 मार्क्स का है चाहे 8 मार्क्स का है, आपको पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स की कैटेगरी में पूछा जाता है, क्योंकि ज़्यादा लंबी चौड़ी डेरिवेशन नहीं है इसमें, कोई आपको कोई खास डायग्राम नहीं बनाना है इसके अंदर। तो ये 6 मार्क्स की कैटेगरी में ही मान के चलिए आपको एग्जाम में आएगा, और 6 मार्क्स के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। मिलेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।